हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेशमा दो प्रकार के भुज्य पी और क्यू इस प्रकार से मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी हो। ये हमें अधिकतम दे रखा है। इतना मात्रक तो होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना मात्रक तो हो पी और क्यू में। अब हमें बोला गया है कि भुज्य पी की लागत 60 रुपए प्रति केजी है और भुज्य क्यू की लागत 80 रुपए प्रति केजी है। भुज्य पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी, और जबकि भोज्य क्यू में दे रखा है कि 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत याद कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी अपने पास सवाल दे रखा है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में क्या होता है कि या तो व्यवरोधों का निर्माण करना होता है या सवाल में दिए गए हैं। अब व्यवरोधों से हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है। संगत हल चित्र के जो कोणीय बिंदु होते हैं उनका मान हम लोग रखते हैं उद्देश्य फलन में, और उद्देश्य फलन में कोणीय बिंदु का मान रखने पर जिस कोणीय बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिलता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिलता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो न्यूनतम की जहां पे बात करी गई है ना, वो अपने पास उद्देश्य फलन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करना है। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण न्यूनतमीकरण। अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में जैसा कि हमें दो प्रकार के भोज्य दे रखे हैं और भोज्यों की हमें मात्रा नहीं दे रखी है, तो हम लोग ये कर लेते हैं कि भोज्यों की मात्रा निर्धारित कर लेते हैं। माना भोज्य P के x मात्रक व या फिर x मात्रक नहीं लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं मैं x kg के बराबर। ठीक है, भोज्य P का x kg व भोज्य Q के y kg लेने पर, मतलब इतना इतना मेरे पास वजन ले लिया। अब उसके बाद उसका मिश्रण किया, तो मिश्रण के बाद अब देखो पहली चीज तो x केजी और y केजी लिया, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो यहाँ पे x बढ़ाया बराबर है 0 के और y बढ़ाया बराबर है 0 के। ये ऋणात्मक व्यवरोध अपने को पहले ही मिल गया है। उसके बाद में हम उद्देश्य फलन के बारे में जानने से पहले कुछ व्यवरोध देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस तरह से है, 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी वहां पे लगनी चाहिए कम से कम। और भोज्य पी में देखो 60 रुपए प्रति केजी और भोज्य क्यू की लागत, तो यहाँ पे जो लागत फलन है उसको मैं बोल देता हूँ क्या, उद्देश्य फलन, क्योंकि ये हमें न्यूनतम लागत प्राप्त करनी है ना। तो z बराबर में ये कितना मिल जाएगा, देखो हमने x को माना है भोज्य q के लिए, p के लिए भोज्य p की लागत 60 रुपए है, तो x के जी कितनी हो जाएगी 60 रुपए, तो 60 गुना में x के जी के लिए। अब देखो भोज्य क्यू के लिए देख लेते हैं, तो ये 80 वाई के बराबर हो जाएगी। इसको हमें न्यूनतम मान, इसका न्यूनतमीकरण करना है। अब दूसरे व्यवरोध जो बच गए विटामिन ए के लिए और विटामिन बी के लिए, तो वो लिख लेते हैं हम। तो बोलेंगे प्रश्नानुसार विटामिन ए के लिए हम लोग बोलेंगे कि भोज्य पी में विटामिन ए के कितने लगते हैं, 3 मात्रक, और भोज्य क्यू में विटामिन ए के 4 मात्रक। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा 3x प्लस 4y, और देखो यहाँ पे देखो कम से कम कितने मात्रक लगने चाहिए, 8 मात्रक तो लगने ही चाहिए। ठीक है, 8 से ज्यादा भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इतना ध्यान रखना है कि छोटा चिन्ह कब आएगा और बड़ा चिन्ह कब आएगा। तो यहाँ पे सवाल में पहले ही दे रखा है कि लागत हमको कम करनी है, मतलब कम से कम इतना तो लगाना ही है। विटामिन ए के कम से कम 8 मात्रक तो लगानी है, ज्यादा लगाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और विटामिन बी के लिए भी देख लेते हैं। विटामिन बी का क्या होगा, विटामिन बी में यहाँ पे पी में तो 11 मात्रक दे रखे हैं और क्यू में अपने को 2 मात्रक दे रखे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 11x प्लस 2y बड़ा या बराबर है, यहाँ पे कम से कम विटामिन बी के कितने लगने चाहिए, सॉरी 11 तो टोटल दे रखा है, इसको सही कर देते हैं। देखो भोज्य पी में अपने को दूसरा वाला दे रखा है, भोज्य पी में अपने को पूरा ही हटा देते हैं इसको। अब फिर से देख लेते हैं, 11 मात्रक तो कुल है, और यहाँ पे देख सकते हैं भोज्य पी में यहाँ पे 5 मात्रक तो भोज्य पी में है और 2 मात्रक भोज्य क्यू में है। तो ये इस तरह से बनेगी समीकरण 5x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 11 के। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये अपने पास बन गया क्या, उद्देश्य फलन आ गया और व्यवरोध आ गया। व्यवरोधों का हम लोग निकालते हैं संगत हल चित्र। तो पहला वाला व्यवरोध क्या कहता है, x बढ़ाया बराबर है 0 के, y बढ़ाया बराबर है 0 के। इससे हमें ये ऋणात्मक व्यवरोध है,
इससे पता चलता है कि जो भी अपने पास संगत हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है। उसके बाद बाकी बचे हुए अवरोधों को उठा के लाते हैं। पहला अवरोध अपने पास है 3x + 4y बड़ा या बराबर है 8 के। अब देखो इसका हल क्षेत्र निकालने के पहले समीकरण में बदलना पड़ेगा। समीकरण है 3x + 4y बराबर में 8। अब समीकरण तो बन गया, अब समीकरण का निर्माण करने के लिए रेखा बनती है। एक रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। दो बिंदु कैसे कैसे निकालेंगे? देखो पहला x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान अपने आप मेरे को 2 के बराबर मिल जाएगा, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मेरे पास 8/3 के बराबर मिल जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ 2 दशमलव में, यहाँ पे 2 बच गया ना, 2.67 के बराबर लगभग मिल जाएगा। तो ये बिंदु कौन सा मिला? 0,2 वाला बिंदु, और ये बिंदु कौन सा मिला? 2.67, का बिंदु ये मिल गया। अब उसके बाद देखो अगला वाला व्यवरोध में चलते हैं। अगले वाले व्यवरोध का ये है अपने पास 5x + 2y बड़ा या बराबर है 11 के। इसको आगे हल करते हैं तो इसको समीकरण बनाएंगे 5x + 2y बराबर में 11। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा? 11/2, जो कि अपने पास 5.5 के बराबर होता है। इसी तरह जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान अपने पास 11/5 मिल जाएगा, जो कि अपने पास देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर एक बच गया, एक में दशमलव लग गया, 10 हो गया, और 10 में कितने बार? 2.2 बार चला जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखिए इनका निर्माण कर लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में तो अपने निर्माण करना है, ये प्रथम चतुर्थांश आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये अपने पास धनात्मक y अक्ष हो गया, ये अपने पास धनात्मक x अक्ष हो गया। x अक्ष पे कौन कौन से बिंदु है? x अक्ष पे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बिंदु कौन सा मिल गया? 5.5 के बराबर, और ये मिल गया अपने को 2.2, 0 के बराबर। तो x अक्ष पे तो 2.67 और 2.2 है। तो सबसे छोटा बिंदु कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं 2 के बराबर। तो हम लोग ये y अक्ष पे है 2, तो कहेंगे कि y अक्ष का जो बिंदु है ये इसको बोल देंगे ये 0,2 का बिंदु है। उसके बाद में इससे बड़ा वाला कौन सा है? इससे बड़ा वाला है 2,2, सॉरी 2.2, तो इससे जस्ट बड़ा अपने पास आ जाएगा x अक्ष पे। तो ये वाला बिंदु इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2.2, 0 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं तो इससे बड़ा वाला बिंदु ये है 2.67 के बराबर, जो कि y अक्ष पे है। तो इससे बड़ा वाला बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा, इसके निर्देशांक है 0,2.67 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बिंदु अपने पास बच गया 5.5, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती कर दी है। देखो ये 2.67 का बिंदु अपने पास कौन से x अक्ष पे है, जबकि मैंने रख दिया है इसको y अक्ष पे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको डाल देते हैं हम लोग x अक्ष पे। तो ये अपने पास बच गया, यहाँ पे जो बिंदु आएगा ना वो 2.67, 0 का बिंदु आ जाएगा। अब ये 5.5 का जो बिंदु है ये कुछ यहाँ पे डाल देते हैं, इसके निर्देशांक है 0.5, 5.5 के बराबर। अब मिला देते हैं, देखो रेखा का निर्माण करेंगे हम लोग। तो इसमें देखो 0,2 और 2.67, 0 का बिंदु मिलेगा। तो इस बिंदु को मिला देंगे इस वाले बिंदु से। तो ये अपने पास रेखा का निर्माण हो गया। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और रेखा का समीकरण अपने पास क्या दे रखा है? रेखा का समीकरण है 3x + 4y बराबर में 8। तो ये अपने पास आ जाएगा 3x + 4y बराबर में 8 के बराबर। अब इसी तरह इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये भी अपने पास एक और रेखा का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये बन गई दूसरी वाली रेखा। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं और रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास? 5x + 2y बराबर में 11। ये रेखा है अपने पास 5x + 2y बराबर में 11। अब इसमें देख सकते हैं कि हम लोग देखेंगे 5x + 2y बड़ा या बराबर है 11 की। ये अपने पास असमीकाती मूल बिंदु को हल संतुष्ट कराएंगे, संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला हल क्षेत्र इसका हल हो जाएगा। और इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं 3x + 4y बड़ा या बराबर है 8 के। इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। तो ये अपने पास कुल मिला के जो हल क्षेत्र आएगा उसको मैं यहाँ पे देखो बता देता हूँ। ये अपने पास छायांकित हो गया। ये अपने जो अपरिबद्ध क्षेत्रफल है ना ऊपर वाला, ये अपने पास आ गया उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, जिसमें ये जो स्पर्श जो रेखाएं स्पर्श कर रही है वो रेखाएं इसमें शामिल है। अब यहाँ पे रेखा देखेंगे कि जो संगत हल क्षेत्र अपने को मिला है इसमें कोणीय बिंदु कौन कौन से मिल गए? तो कोणीय बिंदु यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कोणीय बिंदु तो ये 0.55 वाला बिंदु मिल गया, इसको मैं ए बिंदु बोल देता हूँ। एक बिंदु अपने को 2.67, 0 का बिंदु मिल गया, इसको मैं बी बिंदु बोल देता हूँ। और इसी तरह ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक मेरे को निकालने पड़ेंगे। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही अपने पास ये सी बिंदु मिलेगा, इसको मैं सी बिंदु बोल देता हूँ। निर्देशांक देखो निकालेंगे दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे देखो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये अपने पास है 5x + 2y बराबर में 11 के बराबर। 5x प्लस इसको ठीक है विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में देखो एक का गुणांक बराबर बनाएंगे, इसका गुणांक 4 है, 3x + 4y
बराबर 8 पहले से है, इसको भी 4 बना देंगे तो ये बन जाएगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 10x प्लस 4y, और ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 11 दूनी 22 के बराबर ये बन जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ऋणात्मक 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 ये कट जाएगा आपस में, और ये माइनस 7x तो इस तरफ बच जाएगा, और इधर देख लेते हैं तो 22 में से जब अपने पास 8 जाएगा तो 14 के बराबर बचेगा ऋणात्मक का, x बराबर 2 मिल गया। अब x बराबर 2 मिला तो y का मान भी निकाल लेते हैं, ये देखो 5 गुणा में 2 प्लस 2 गुणा में y बराबर 11 मिल गया, मतलब 5 दूनी 10, 2y बराबर में 1 मिल गया, तो y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया 1/2 के बराबर। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो कोणीय बिंदु आया इसके निर्देशांक कौन से हो गए, 2,1/2 के बराबर। अब देखिए इन तीनों कोणीय बिंदुओं को दूसरी तरफ रखते हैं। देखिए पहला वाला कोणीय बिंदु, इसके निर्देशांक है 0.5 के बराबर, दूसरा कोणीय बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 2.67, 0 के बराबर, तीसरा कोणीय बिंदु सी है जिसके निर्देशांक है 2,1/2। यहाँ पे देखो उद्देश्य फलन भी लिख लेते हैं जो हमने निकाला है यहाँ पे, उद्देश्य फलन है 60x प्लस 80y के बराबर, तो इसको भी लिखते हैं z बराबर में 60x प्लस 80y के बराबर। अब उद्देश्य फलन पे हर एक कोणीय बिंदु का मान निकाल लेते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा z बराबर में, देखिए 80 और 5.5 को क्या लिया था हमने, 11/2 लिया था, तो देखो ये 40 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो कितना बन जाएगा, ये 40 11 जो 44, 440 के बराबर मिल गया। और इसी तरह z बराबर में इसको हमने क्या लिखा था, 8/3, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने पास आ गया था 8/3 के बराबर, इसको सही किया था हमने, हाँ ठीक है, ये अपने पास आ गया 8/3 के बराबर। ठीक है, तो इसको 8/3 के रूप में लिख देते हैं, ये बन जाएगा अपने पास 60 गुणा में 8/3, तो यहाँ से देखो 20 दिया 60, तो 20 अंटे 160 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह z बराबर यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो ये बनेगा 60 गुणा में 2 प्लस 80 गुणा में 1/2 के बराबर, यहाँ से बन जाएगा 120 प्लस 40, मतलब कि 160 के बराबर ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो इसका न्यूनतमीकरण करना था। ठीक है, जो लागत फलन है उसका न्यूनतम मान निकालना था ना। अब न्यूनतम मान अपने को दो बिंदुओं पर मिल गया। ठीक है, ये दो बिंदु कौन कौन से बिंदु मिल गए, एक तो बिंदु 2.67, और दूसरा बिंदु मिल गया 2,1/2, और इन दोनों पर हमें न्यूनतम मान 160 के बराबर मिल गया। तो हम देख सकते हैं या कभी भी अपने को न्यूनतम या अधिकतम मान एक से ज्यादा बिंदु पर मिले तो वो दोनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर विद्यमान होते हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये दोनों बिंदु जो है इस रेखा पर विद्यमान है, तो इस पूरी रेखा पर अपने पास न्यूनतम मान 160 के बराबर मिलेगा। अब वास्तव में ये न्यूनतम मान है या नहीं है उसके लिए भी हम लोग जांच कर लेते हैं, क्योंकि ये अपरिबद्ध क्षेत्र है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 60x प्लस 80y इसमें असमीका बनाएंगे। क्या ये इससे जो 160 है इससे छोटा भी कोई न्यूनतम मान हो सकता है क्या? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 0 से भाग दे देंगे, तो जीरो से भाग नहीं देते, एक काम कर लेते हैं, इसमें 20 से भाग दे देंगे। 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे 20 या 60, 3x प्लस यहाँ से कितना बनेगा 4y, और ये बन जाएगा कुल मिला के 8 के बराबर। ठीक है, 20 अंटे 160, ये 8 के बराबर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 3x प्लस 4y बराबर में 8 वाली जो रेखा है ना, वो ये वाली रेखा बन जाएगी। मतलब रेखा तो अपने पास इस तरह से बन जाएगी, इस बिंदु से गुजरती हुई रेखा बनेगी, और इसका हल क्षेत्र अगर मैं निकालना चाहूँ ना, तो हल क्षेत्र किसके बराबर मिलेगा, इसमें मूल बिंदु देखो संतुष्ट कर रहा है, मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो इसके नीचे वाला जो भाग है वो इसका हल क्षेत्र मिल जाएगा। इसको सही कर देते हैं, देखो मूल बिंदु के नीचे की तरफ वाला मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र मिल जाएगा, जो भी अपने असमीका बनी है। लेकिन एक चीज याद रखो कि ये जो मैंने असमीका बनाई है, ये इसमें कभी भी रेखा शामिल नहीं होने वाली, क्योंकि असमीका में बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बराबर का चिन्ह लिखा है उसको हटा देते हैं, ये बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है। और देखो न्यूनतम या अधिकतम मान जांच करते टाइम हम एक बात याद रखते हैं कि जो हमने असमीका बनाई है और जो हमने संगत क्षेत्र लिखा है, बनाया है, इन दोनों का एक भी बिंदु उपनिष्ठ नहीं हो। अगर बिंदु उपनिष्ठ हो गया तो ये न्यूनतम मान या अधिकतम मान जो मिला है ये वास्तव में न्यूनतम मान या अधिकतम मान नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये रेखा इसमें शामिल नहीं है तो इसके नीचे की तरफ वाला भाग और ऊपर की तरफ वाला भाग में एक भी बिंदु उपनिष्ठ नहीं है। तो जो हमारा न्यूनतम मान मिला है वही अपने पास लागत फलन का न्यूनतम मान मिल जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि कई बिंदुओं पर इस पूरी रेखा पर हमें न्यूनतम मान मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भोज्य P और भोज्य Q के कई तरह से हम लोग मात्रा, मतलब कई तरह से इनकी मात्रा मिला सकते हैं। P के यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देखो जैसे मैं बोलूं कि भोज्य P की मैं 2 kg मिलाऊं और भोज्य Q की आधा kg मिलाऊं,
तो अपने पास न्यूनतम लागत प्राप्त होगी। इसी तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि भोज्य पी की जब मैं 8/3 मात्रा मिलाऊं, 8/3 केजी मिलाऊं और भोज्य क्यू की 0 मिलाऊं, तो भी मेरे को न्यूनतम लागत प्राप्त होती है। और यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा ना, उस पर मेरे को न्यूनतम लागत प्राप्त होगी। तो न्यूनतम लागत कितनी है वो भी हमें बतानी है। देखो सवाल में यही तो करना था, मिश्रण की न्यूनतम लागत याद कीजिए। तो मिश्रण की जो न्यूनतम लागत है वो 160 रुपए के बराबर है। तो लिखेंगे न्यूनतम लागत, न्यूनतम लागत ये अपने को मिल गई 160 रुपए के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।